Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. I'm also doing perfectly fine. तो चलिए शुरू करते हैं. This is session number 2 of unit number 3 of class 11th marketing. चैप्टर का नाम क्या था हमारे? चैप्टर का नेम वॉज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. अगर आपने सेशन नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख कर आइए, फिर ही सेशन नंबर 2 को देखिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सेशन नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं. रुको. दिस इज आवर सेशन नंबर 2. सेशन नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन किस बेसिस पर होता है और टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, किस किस तरीके से हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. देखिए इसके भी हमारे 5 तरीके हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन को करने का क्या बेसिस है, कैसे तोड़े, किस तरीके से तोड़े मार्केट को. इट इज़ अ मिरर थ्रू विच द पॉपुलेशन ऑफ कस्टमर इन अ इंडस्ट्री आर डिवाइडेड. ये एक तरीका है, ये एक शीशा है जिसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर की पॉपुलेशन को, पूरी इंडस्ट्री में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. द वेरिएबल्स ऑन विच मार्केट सेगमेंटेशन डन आर न्यूमरस. मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए अगर हम वेरिएबल्स को देखना शुरू करें तो वो बहुत सारे हैं. अगर हम एज के थ्रू देख रहे हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, एज के थ्रू देख रहे हैं तो हम चिल्ड्रन, मीडियम एज, उसके बाद ओल्ड एज, ऐसे देख सकते हैं. अगर हम देखें कि जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 3 टाइप के जेंडर्स हो जाएंगे. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो चेंज होती हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे सेगमेंटेशन की जाती है और ये न्यूमरस है, मतलब बहुत सारे हैं. उसके बाद देखें कस्टमर को डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं वो कौन है. दे आर सेगमेंटेड ऑन डिफरेंट बेसिस. हमें कस्टमर के बारे में पता लगाना है कि भाई हमारा कस्टमर कौन है, हमारा फोकस कौन है. अगर हमारा कस्टमर है मान लो फीमेल हमारे कस्टमर है, तो फीमेल में भी आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि भाई बच्चों को लेना है, लड़कियों को लेना है, या फिर आप ये लगा लो टीनेज वाली लड़कियों को फोकस करना है, या बूढ़ी औरतों को फोकस करना है, या 30+ औरतों को फोकस करना है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, हु इज़ योर कस्टमर. देखिए उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन अब हमने देख लिया भाई वेरिएबल्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है. ठीक है, वेरिएबल बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं. अब हमारे को सेगमेंटेशन में बस ये समझना होता है हमारा कस्टमर कौन है. उसके बाद कस्टमर को समझने के बाद हमने देखा सेगमेंटेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, बेसिस देख ली हमने. उसके बाद देखा हमने टाइप ऑफ सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन किस किस टाइप का हो सकता है. अगर ब्रॉडली देखा जाए तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन. जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक्स सेगमेंटेशन, पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. पहला क्या है, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक. आप कहाँ पर रहते हो, आपका कस्टमर कहाँ पर रहता है, इट इज़ जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स. कि आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर हम ज़्यादा किसकी बात करते थे, जगहों की बात करते थे, जगह की बात करते थे, प्लेसेस की बात करते थे. तो जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक इफ क्लब्ड इट इज़ नोन एज जियो डेमोग्राफिक. ठीक है, इसको अगर हम क्लब कर दें, जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स को अगर हम क्लब कर दें तो वो क्या बन जाएगा, जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. ठीक है, इसमें हमें कस्टमर को डिफाइन करना है किसके बेसिस पे, कि उनका किस कंट्री में बर्थ हुआ है, किस लोकेशन पे हुआ है, कंट्री में भी किस रीजन में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है. अगर हम एग्जांपल लें कि हमारा जो कस्टमर है वो इंडियन है, यूके से है, अमेरिका से है, या फिर नेपाल से है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पे भी हो सकता है. अब कंट्रीज़ में भी हम ये देख सकते हैं कि भाई वो कहाँ रहता है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से रीजन में रहता है, नॉर्थ में रहता है, साउथ में रहता है, वेस्ट में रहता है, ईस्ट में रहता है, कौन सी स्टेट में रहता है, दिल्ली में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, नेपाल में रहता है, भूटान में रहता है. सारी चीज़ें मैटर करती है, कौन सी कंट्री, कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट, कौन सी लोकेशन, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू आर डूइंग segmentation on the basis of geography and demographics. Location doesn't mean that all customers in a location will behave the same way. ज़रूरी नहीं है नॉर्थ में जो पीपल रहते हैं वो सारे के सारे एक तरीके से ही बिहेव करें. ज़रूरी नहीं है नॉर्थ में सबको ही चाउमीन पसंद हो, ज़रूरी नहीं है साउथ इंडिया में सबको ही इडली डोसा पसंद हो. ठीक है, बट द अप्रोच हेल्प्स आइडेंटिफाई. लेकिन अप्रोच हेल्प करती है एक जनरल पैटर्न को समझने की कोशिश करने में. माना जाएगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोगों को चाउमीन पसंद है, मोस्टली लोगों को पाव भाजी पसंद है. माना जाएगा कि महाराष्ट्र में मोस्टली लोगों को वड़ा पाव पसंद है. ठीक है, ये तो नहीं है कि सब कस्टमर सेम होते हैं, बट मोस्टली कस्टमर का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्टली कस्टमर्स को क्या चीज़ें कैसे पसंद होंगी. इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी में बी. जियोग्राफी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं. एक हो सकता है ग्लोबल, उसके बाद ग्लोबल रीजनल. ग्लोबल मतलब कौन सी कंट्री में रहता है, ग्लोबल रीजन मतलब नॉर्थ साइड रहता है, ईस्ट साइड रहता है, वेस्ट साइड रहता है, या फिर साउथ साइड रहता है. वैसे ही नेशनल मतलब
इंडिया में रहता है, यूके में रहता है, किधर रहता है। अगर नेशनल रीजनल की बात करें तो इंडिया के रीजन की बात होगी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया। और उसके बाद सिटी एंड स्टेट, इंडिया में कौन सी स्टेट में रहता है, कौन सी सिटी में रहता है। अगर दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में भी कहाँ रहता है, जमुना पार रहता है या जमुना पार नहीं रहता है। उसके बाद उसके नेबरहुड और लोकल कौन है भाई, जैसे नरेला में रहता है तो उसका हरियाणा भी पास में है और दिल्ली भी पास में है, तो उसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे कि भाई गर्मी कहाँ ज़्यादा होती है, सर्दी कहाँ ज़्यादा होती है, इसके बेसिस पे कर सकते हैं ज्योग्राफी की बात करें तो। इन केस ऑफ लार्ज कंपनीज दीज रीजन्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू साइजेस। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पूरे रीजन को इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई हम इस जगह के, मान ले वो नॉर्थ इंडिया के कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 केसेस में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट कंट्री हैं तो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कैडबरी की, कैडबरी चॉकलेट बनाता है, ठीक है, इंडिया के लिए भी बनाता है, एक्सपोर्ट भी होती है उसकी, बाहर कंट्रीज़ में भी बिकती हैं। तो इंडिया के लिए जो वो बनाता है ना, तो वो ऐसी बनाता है सस्ती बस्ती चॉकलेट्स, लेकिन जो वो बाहर एक्सपोर्ट करता है वो उसकी चॉकलेट्स कैसी होती हैं, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही टेस्टी। तो डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है और डिफरेंट ही हमारे गोल्स हो जाते हैं, डिफरेंट ही हमारी मार्केटिंग हो जाती है। कमिंग टू ज्योग्राफिकल डेंसिटी, अगर ज्योग्राफिकल डेंसिटी देखी जाए कि भाई वहाँ कितने लोग रहते हैं, गांव वाला एरिया है या सिटी वाला एरिया है, उसको बोलते हैं अर्बन एरिया है, सब अर्बन है या फिर रूरल एरिया है। इस तरीके से भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्लाइमेट के बेसिस पे कर सकते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है। लोकेलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसी लोकेलिटी है, कैसे लोगों का खान पान है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। कस्टमर इन डिफरेंट रीजन्स मे हैव डिफरेंट कल्चर, कल्चर के बेसिस पे कर सकते हैं, मे रिक्वायर मार्केटिंग डिफरेंटली। सबका अपना अपना कल्चर होता है, नॉर्थ इंडिया में अलग चलता है, हरियाणा में अलग चलता है, राजस्थान में अलग चलता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में भी बात करें ना तो 10 से 15 टाइप का आपको कल्चर मिल जाएगा। तो हर किसी का अपना कल्चर है, तो हमें फोकस करना है कि हमारा कस्टमर कौन है और कस्टमर कैसा कल्चर फोकस करता है, फॉलो करता है, उसके हिसाब से हम मार्केटिंग करेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया में तो इतने प्रकार के लोग रहते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी है कि हम सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर पाएँ अपने कस्टमर में। जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सेगमेंट में कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक्स आर टाइप ऑफ कॉमर्स, टूरिस्ट लोग हैं, लोकल वर्कर हैं, रेजिडेंट हैं, बिजनेस हैं, या फिर रिटेल एस्टेब्लिशमेंट, कंपटीशन, लेजिस्लेचर, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑपरेशन। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज गुड टू गाइड द मीडिया प्लान, कि हमें मीडिया को कैसे प्लान करना है, और क्रिएटिव एजेंसीज को हेल्प करने में टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग सेगमेंट टू लाइफ, सेगमेंट को जिंदा कैसे करें, उसमें जान कैसे डालें, वो कौन हेल्प करता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नॉर्थ इंडिया वालों को 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा अगर हम बोलेंगे कि भाई पाव भाजी की बात हो रही है, भाई छोले भटूरे की बात हो रही है। हम दिल्ली वाले तो इतने कनेक्ट करने लग जाते हैं अगर छोले भटूरे की कहीं बात ही शुरू हो जाए तो। दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, कस्टमर को डिफाइन करना है किस बेसिस पे, पहला किस कंट्री में रहता है, कौन सी लोकेशन में, किस रीजन में, किस स्टेट में, पहला पॉइंट तो ये था। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल रीजन, सिटी, स्टेट, नेबरहुड, लोकल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये सब समझना है। ठीक है। क्लाइमेट में हम क्या समझेंगे, क्लाइमेट में हमने देखा था कि हमें समझना है वार्म है, कोल्ड है, रेनी है, कैसी लोकेलिटी में रहता है, क्या कल्चर फॉलो करता है, कैसी लोकेलिटी में रहता है, क्या कल्चर फॉलो करता है। इंडिया में आपको पता है बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सेकंड सेगमेंटेशन किस बेसिस पे होती है, पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। पॉपुलेशन को अब हम किस बेसिस पे तोड़ेंगे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एथनिक ओरिजिन, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, फैमिली साइज, स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। पर्सनल से ही आ जाता है, किसी पर्सन के पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर है, मैं हूँ, तो मेरी एज क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा फैमिली साइज क्या है, मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ या जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरा सोशल स्टेटस क्या है, मैं कितना कमाती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिस रहती हैं किसमें, पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है। हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि भाई हमारा कस्टमर कौन है। अगर हमारा कस्टमर, हम चाहते हैं कि भाई जेंडर के बेसिस पे करें, तो अगर हमने फोकस किया है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ मेन शर्ट्स बेचना चाहते हैं, तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, वही जेंडर देखेंगे कि भाई मैन की शर्ट्स बना रहे हैं, तो हम किसको फोकस करेंगे, मैन को फोकस करेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर हम फोकस करें, अगर हमारा प्रोडक्ट ही क्या है, मेकअप, तो हमारा कस्टमर जेंडर के बेसिस पे क्या होगा, फीमेल, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स ही यूज़ करती हैं।
तो ये रहता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन विच इज़ पर्सनल। किस पे फोकस करेंगे? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फोकस ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। इस मेथड में आपको, इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे बेसिस मिल जाएंगे सेगमेंटेशन के। पहला बेसिस क्या है? एज क्राइटेरिया। जैसे हमने पहले डिवाइड किया था, भाई न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा पहले पैदा होता है, फिर चिल्ड्रन बनता है, फिर टीनेज में आ जाता है, फिर यूथ बन जाता है, फिर मिडिल एज पीपल हो जाते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं। ठीक है। पेमेंट मोड्स देखें तो ऑनलाइन कौन करेगा? यंग आजकल फोकस करता है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट ले ले। उनको तो भाई रिक्शा वाले भैया का भी वो मांगते, भैया QR दे दो, हम आपको 10 रुपये भी ऑनलाइन पे करेंगे। तो हमारे जो यंग जनरेशन है इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आज भी किस में डील करना चाहते हैं? कैश में डील करना चाहते हैं। पीपल एट 50 और अबव, उनकी ग्रे मार्केट होती है, थर्ड एज पीपल। ठीक है, इनको बोला जाता है थर्ड एज ग्रुप, ग्रे मार्केट। जो लोग 50 साल से ऊपर होते हैं उनको बोला जाता है थर्ड एज ग्रुप। सेगमेंटेशन बाय एज कैन बी डन लाइक स्कूल एज चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कैसे डिवाइड कर दिया इन्होंने? कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, तो इस बेसिस पे सेगमेंटेशन कर दिया। उसके बाद टीन्स, और एक होता है प्री टीन्स, टीन से थोड़ा पहले, जो टीन्स में आने वाले हैं। जैसे टीन कब से स्टार्ट होता है? 13। ठीक है, उससे पहले क्या हो गया? 10, 11, 12। वो फोकस कर रहे हैं प्री टीन्स भी, 10, 11, 12 साल के बच्चों को भी फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस कर रहे हैं टीन्स पे भी, 13 to 19। ठीक है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन पीपल, ऑन चिल्ड्रन जो कितने साल के हैं? 13 से 19 साल के हैं। प्री टीन्स को भी फोकस कर रहे हैं, 10, 11, 12 साल वालों को भी फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता हो, अगर आप कौन सी जनरेशन के हो? जेन ज़ीज हो, जनरेशन Z हो। उसके बाद होती है जनरेशन X, एक होती है जनरेशन Y, एक होती है बेबी बूमर्स, एक होते हैं सीनियर्स। ठीक है, ये होती है अलग अलग जनरेशन। अगर आपका फोकस है भाई मैं जेन ज़ीज को बेचना चाहता हूँ, तो आपको जेन ज़ी वाला ही चीज़ें, जेन ज़ी वाली ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका फोकस है जनरेशन X, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देन कम्स टू जेंडर। जेंडर हमारा होता है मेल फीमेल, एक और है ट्रांसजेंडर, वो मेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे वुमेन है वो फोकस करेंगे क्या कि भाई हमें स्कूटी ज़्यादा पसंद है, और बॉयज़ को मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है। तो इस बेसिस पे क्या होता है? सेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट जेंडर डिफरेंट प्रोडक्ट। समझ गए? उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए द फैमिली लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट चार्ट द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू द डेथ। ये देखते हैं हम इस एग्जाम्पल से। ठीक है, ये देखिए बैचलर स्टेज में है, यंग एंड सिंगल पीपल, मेरे जैसे यंग और सिंगल पीपल। ठीक है, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? न्यूली मैरिड हो जाते हैं, शादी हो जाती है। ये हमारा है अक्षत बच्चा। ठीक है, उसको मिल गई मिसेज अक्षत, उसको हो गया प्यार। ठीक है, उसको हो गया प्यार। ठीक है, प्यार हो गया, उसके बाद क्या हो गई? शादी। ठीक है, तो अब वो क्या बन गए? न्यूली मैरिड कपल। उसके बाद उनको हो गया फर्स्ट बेबी, मिस्टर चुन्नू। क्या नाम रखा उन्होंने? मिस्टर चुन्नू। ये होता है फुल नेस्ट 1, मतलब आपकी फैमिली कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। आपका जो नेस्ट है उसमें आप हो, आपकी बीवी है, और आपका एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। उसके बाद मिस्टर चुन्नू ग्रो हो रहे हैं, ये हो जाएगा आपका फुल नेस्ट 2। ठीक है, सेम है, आप हो, आपकी वाइफ है, और आपका बच्चा है। उसके बाद हो जाता है एम्प्टी नेस्ट। एम्प्टी नेस्ट का मतलब क्या होता है? चुन्नू को मिल गई उसकी चुन्नी, और वो अपनी लाइफ जीने के लिए अलग हो गया। तो अब आपकी लाइफ में कौन बचा? आप और आपकी बीवी, विद नो चिल्ड्रन लिविंग विद देम। उसके बाद क्या स्टेज आ जाता है? सॉलिटरी सर्वाइवल। आप में से क्या होता है? हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है और एक रह जाता है, उसको बोला जाता है सॉलिटरी सर्वाइवर। ये होते हैं स्टेजेस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होती है पूरी साइकिल। क्या होता है? सबसे पहले बैचलर स्टेज पे होते हैं, फिर उसके बाद न्यूली मैरिड कपल हो जाता है, फिर उसके बाद फुल नेस्ट 1, फुल नेस्ट 2, फिर उसके बाद एम्प्टी नेस्ट मतलब बच्चा छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सॉलिटरी सर्वाइवर, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये रहता है हमारा फुल नेस्ट। ये होता है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं? हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल हैव डिफरेंट नीड्स फ्रॉम ईच अदर। देखिए, जब आप बैचलर स्टेज पे होते हैं, हमारे को चाहिए होता है कि भाई ब्रांड न्यू आईफोन दिला दो। फिर जैसे ही हमारी शादी हो जाती है या किसी भी पर्सन की शादी हो जाती है, तो उस पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अपने आईफोन से पहले वो क्या करता है? अपनी बीवी का मेकअप लेना फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी नीड्स क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, कमिंग टू फुल नेस्ट 1, भाई बच्चा पैदा हो गया तो हमें हमारा फोकस रहता है उसका फ्यूचर सिक्योर करें, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चा बड़ा हो गया, आप क्या करेंगे? उसकी पढ़ाई पे ध्यान करेंगे। पहले उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया, उसको जो भी इंजेक्शंस लगते हैं और जितनी भी उसकी हेल्थ केयर के लिए चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें होती है फुलनेस 1 में। फुलनेस 2 पे फोकस किस पे आ जाता है कि भाई बच्चे की एजुकेशन करानी है, बच्चे को अच्छी हॉबीज़ सिखानी है, तो कैसी क्लासेस दिलानी है। तो ये रहता है फुलनेस 2 में। एम्प्टी नेस्ट में भाई आपका बच्चा छोड़ के चला गया, तो अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी वाइफ के बारे में सोचना है। तो इस तरीके से फैमिली लाइफ साइकिल में चेंजेस आते रहते हैं। आप अलग अलग स्टेजेस पे हो गए लाइफ में, सबका सिमिलर रहता है। मोस्टली लोगों की यही लाइफ साइकिल रहती है। ठीक है, तो हर स्टेज पर नीड्स क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रेस। रेस क्या है? हिंदू लोग अलग हैं, चाइनीज़ लोग अलग हैं।
ठीक है, ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस। आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग है। आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग है। हिंदूज अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, चाइनीज अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इनके त्यौहार भी अलग होंगे। ये कहते हैं, इसे कहा जाता है रेस के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना। अब दिवाली पे क्या करते हैं, हम पटाखे बेचते हैं, तो ये जिनका प्रोडक्ट पटाखे हैं तो वो किस पे फोकस करेंगे, हिंदू लोगों पे फोकस करेंगे। क्या वो चाइनीज पे फोकस करेंगे? मान लो प्रोडक्ट पटाखे है, देखो न्यू ईयर पे भी फटते हैं और दिवाली पे भी फटते हैं पटाखे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है पटाखे। और अभी हमें देखो, अगर दिवाली आ रही है तो हमारा फोकस रहेगा, मार्केट सेगमेंट होगा हमारा हिंदूज। अगर न्यू ईयर आ रहा है तो हमारा फोकस होगा चाइनीज। ठीक है, ये रहता है मार्केट सेगमेंट को समझना। आपको समझना है अपने कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। देन कम्स टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में होती है हमारी, देखो मेरे को तो 3 ही पार्टियों के नाम पता है। एक है हमारी बीजेपी, ठीक है, एक हमारी कांग्रेस, और ये हमारी बीएचपी जिसका साइन होता है एलिफेंट। ठीक है, अब क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी की डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, बीजेपी वाली पहनते हैं सैफरन कलर की कैप, कांग्रेस वाले पहनते हैं वाइट कैप, बीएचपी वाले पहनते हैं ब्लू कैप। ये गलती से लिख दिया मैंने बीजेपी, ये है बीएचपी। ठीक है, ये क्या होता है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है तो इनकी डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उसके हिसाब से इनकी डिमांड्स हैं। ये हो जाता है पर्सनल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, फैमिली साइज। फैमिली साइज से क्या कहना चाह रहे हैं, ये जॉइंट फैमिली है या फिर स्मॉलर फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली है तो हम क्या करेंगे, लार्जर पैक्स खरीदेंगे। स्मॉल फैमिली है तो स्मॉल पैक्स में भी हो जाएगा हमारा। तो इस बेसिस पे क्या हो सकता है, हम कस्टमर को समझ सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल साइकिल, साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। हेयर द क्रोनोलॉजिकल एज मे नॉट नेसेसरी। आपकी जो, मान लो आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपका हम कौन सी एज देखेंगे, आपकी हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एज। ठीक है, हेयर द chronological age may not necessarily the factor of greater importance in determining consumption pattern. Rather, it is transformation of attitudes and expectation that becomes a more important factor. अब हम फोकस करेंगे आपके एटीट्यूड पे, आपके एक्सपेक्टेशन पे। देखिए, हर इंसान की मैच्योरिटी क्या होती है, अलग होती है। ऐसे भी एडल्ट्स हैं जो आज भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, वो बहुत मैच्योर है। ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी से बूढ़ों की तरह बिहेव करते हैं। तो दिस शोज योर साइकोलॉजिकल लाइफ। आपको क्या बोला जाएगा, अगर आप कोई एडल्ट हो और आप बच्चों की तरह बिहेव करते हो तो आपको बोला जाएगा किड एडल्ट्स, और आप कोई यंगस्टर हो लेकिन बूढ़ों की तरह बिहेव करते हो तो आपको बोला जाएगा ओल्ड यंगस्टर्स। ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में बता रहा है, ना कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। ये नहीं कि आप 15 साल के हो या 14 साल के हो, एज से तो आप टीनेजर हो, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, वो कैसे हैं, किसी एडल्ट की तरह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेगेसिटी, रिफाइनमेंट ऑफ द फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम एंड शोइंग डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स एस्पिरेशन टू पीपल एज दे प्रोसीड देयर लाइफ। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है, सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आप उसके बाद या तो क्या होगे, डिपेंडेंट होगे, प्री फैमिली स्टेज पे होगे, फैमिली स्टेज पे होगे, लेट स्टेज पे होगे। ठीक है, फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो बेटर ऑफ या फिर वर्स ऑफ, फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। अब हम फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम को और तोड़ें, फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम को अगर और तोड़ें कि आप भाई किस स्टेज पे हो फैमिली में, और उसके बाद भी हम आपकी क्या देखें, आपका बिहेवियर देखेंगे और एस्पिरेशन टू द पीपल एज दे प्रोसीड थ्रू द लाइफ। देखिए स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, या तो आप डिपेंडेंट हो, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, या आप प्री फैमिली हो, आपकी फैमिली बनने वाली है, या आपकी फैमिली बन चुकी है, या आपकी फैमिली खत्म हो चुकी है, लेट फैमिली। ठीक है, अगर फैमिली वाला पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, उसके बाद हम देखते हैं आप बेटर ऑफ हो या वर्स ऑफ हो। ठीक है, आप खुश हो या खुश नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं आपकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि आप वाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, आप ऑफिस में बैठते हो या आप ऑफिस में नहीं बैठते हो, आप एसी वाले ऑफिस में बैठते हो या आप एसी वाले ऑफिस में नहीं बैठते हो। ये हो जाएगा आपका सेगेसिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ नेबर एंड ड्वेलिंग। जियो डेमोग्राफी मे बी यूज फॉर सेगमेंटिंग बाय फोकसिंग ऑन लोकल नेबरहुड जियोग्राफी, लोकल नेबरहुड जियोग्राफी। द प्रोपोजिशन इज दैट नेबरहुड एरिया इन विच अ कंज्यूमर लिव्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन वंस प्रोफेशनल स्टेटस। अब देखिए, आप कहाँ रहते हो और आप कैसे हो, ये आपके नेबरहुड एरिया से भी कहीं ना कहीं पता लगाया जा सकता है। आपका कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, वो होता है टाइप ऑफ नेबरहुड एंड ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब जहाँ आप रहते हो। ठीक है, आपका प्रोफेशनल स्टेटस पता चलेगा, आपकी इनकम पता चलेगी, लाइफ स्टेज पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है। किससे, कि आप कैसे लोकेलिटी में रहते हो, कैसे आपके नेबर्स हैं। जो डिफरेंट लोकेलिटी में रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्वेलिंग में रहते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। ठीक है, बट इन वन काइंड ऑफ ड्वेलिंग सिचुएटेड इन वन लोकेलिटी दे हैव सिमिलैरिटी ऑफ नीड्स।
अगर आप देखेंगे तो एक एरिया के लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर आप अलग अलग जगह रहते हो, अलग अलग आपकी नीड्स हो जाएंगी। अगर आप एक जगह पर रहते हो, सेम लोकेलिटी में रहते हो, कहीं ना कहीं आपकी नीड्स में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आ जाएंगी। दिस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन यूज द हाउस दिस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन यूज द हाउस और लोकेलिटी रेदर देन इंडिविजुअल। अब हम इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अब हम उसका घर देख रहे हैं कहाँ है, अब हम देख रहे हैं वो रहता कहाँ है, कैसे लोगों में रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है अकॉर्न। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज अकॉर्न, अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड, अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड। यहाँ से आपका MCQ बन सकता है। ठीक है, अकॉर्न, अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड। तो ये होता है हमारा पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कंप्लीट। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पढ़ा था हमने एज, किसके बेसिस पे डिफरेंस, सबसे पहला हमने पढ़ा था किसके बेसिस पे डिफरेंस, एज के बेसिस पे। यहाँ पे हम कर रहे थे, देखिए यहाँ पर हम कर रहे थे न्यूबॉर्न बेबीज़, पूरा सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। उसके बाद था जेंडर, उसके बाद था फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। फैमिली स्ट्रक्चर में हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। आप सिंगल थे, उसके बाद शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को बच्ची मिल गई तो वो छोड़ के चला गया, और आप अब आपकी वाइफ और आप रह गए हो। फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में से एक की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद था रेस, कि आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद है हमारा पॉलिटिक्स के बेसिस पे डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं। फिर हमने देखा था फैमिली साइज़, अगर फैमिली बड़ी है तो हम लार्जर पैक्स लेंगे, अगर फैमिली छोटी है तो हम स्मॉलर पैक्स लेंगे। उसके बाद हमने देखा था साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल, क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा हम देखेंगे कि आप कितने मैच्योर हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एक्सपेक्टेशन कैसा है। उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा आप किड एडल्ट हो या ओल्ड यंगस्टर हो। ज़रूरी नहीं है जो 15 साल का बच्चा है उसकी सोच भी 15 साल के बच्चे जैसी हो, इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल एज। उसके बाद है हमारा सेगेसिटी, यहाँ पर हम और ज़्यादा फैमिली लाइफ ग्रुपिंग सिस्टम को रिफाइन करते हैं और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं और डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स को पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था नेबरहुड, कि आप कैसे लोकेलिटी में रहते हो। जो लोग सेम लोकेलिटी में रहते हैं उनकी सिमिलैरिटी हो जाती है किसमें, नीड्स में। ठीक है, जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हो, ग्रेटर नोएडा 1, ग्रेटर नोएडा 2, प्रीत विहार, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके पड़ोसी। यूपी में रहते हो सेक्टर 19, सेक्टर 27 ऑफ नोएडा, तो आपकी ये नेबरहुड है। नोएडा वालों की डिमांड्स कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकती हैं और दिल्ली वालों की डिमांड्स कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड सेगमेंटेशन का टाइप, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक। ये बनता है सोशल और इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक जहाँ भी आता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी की, पैसों की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। सोशियो मतलब विच इज़ रिलेटेड टू सोशल सोसाइटी से रिलेटेड हो। तो अब हमारा कौन सा है, सोशियो इकोनॉमी। एक तो आएगा इसमें फैक्टर इनकम, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, सारे के सारे सोशल फैक्टर, जैसे कि हमारा एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास क्या है आपकी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या कर देंगे हम, सेगमेंटेशन। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक भी लिखा है तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनकम। इनकम के बेसिस पे डिवाइड करना, यहाँ पर हम बात करेंगे नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, मिडिल क्लास पीपल की, लोअर क्लास पीपल की। लोगों को हम डिवाइड करेंगे लोअर क्लास पीपल में, मिडिल क्लास पीपल में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में। अब जैसे जिसका प्रोडक्ट आईफोन है तो वो किस पे फोकस करेगा, उन लोगों पे जो आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं। आईफोन अफोर्ड करने वाले कौन हो जाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और हमारे हो जाते हैं मिडिल क्लास पीपल, वो भी आजकल अफोर्ड कर लेते हैं। अब देखिए, वॉल्वो इन इंडिया टारगेट्स ऑन 5% नेटवर्थ इंडिविजुअल। जो वॉल्वो कंपनी है इंडिया की, वो किस पे फोकस करती है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ टॉप नेटवर्थ वाले लोग हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ऐसे 5% लोग जो इंडिया में जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब हाउसिंग बोर्ड आपने देखा होगा, डीडीए फ्लैट्स वगैरह, वो किस पे फोकस करते हैं, लो इनकम वाले हाउसेस, मिडिल इनकम वाले हाउसेस एंड हाई इनकम वाले हाउसेस। जो हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं वो भी किसके बेसिस, वो सबसे पहले क्या पूछते हैं, अगर आपको घर खरीदना है तो आपसे जो हाउसिंग बोर्ड वाला बंदा है वो सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई आपका बजट कितना है, आप लो इनकम वाले हो, आप मिडिल इनकम वाले हो, या आप हायर इनकम वाले हो। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको घर दिखाता हूँ। उसके बाद क्या है, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन कैन बी स्किल। ठीक है, किसके बेसिस पे कर सकते हैं, स्किल। भाई आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपको कितना काम आता है, आप स्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, क्या लिखा है ये, सबसिस्टेंस वर्कर हो। आप अलग अलग टाइप के वर्कर्स होते हैं। ठीक है, आप कैजुअल वर्कर हो, आप सैलरी वाले हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अलग अलग चीज़ों पे आप पे बात की जा सकती है। देखिए, जैसे जैसे हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज़ होती है
वैसे वैसे स्मॉलर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर गोज फॉर फूड। पहले देखो अगर आप कम कमाते हो ना तो सबसे ज़्यादा आपका खर्चा किस पे जा रहा होगा, खाने पे। अब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो फूड पे जो स्पेंड हो रहा है वो कम होता जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे क्लोथिंग पे खर्चा ज़्यादा होने लग जाएगा, हाउसिंग पे होने लग जाएगा, हाउस होल्ड ऑपरेशन पे होने लग जाएगा। अब जैसे ही पैसा आने लगता है इंसान क्या सोचता है, मैं अपना अच्छा सा घर बना लेता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ। अब अच्छा घर भी बन गया, उसके बाद अब किस पे ध्यान देंगे, अदर आइटम्स पे, दैट इज रिक्रिएशन, वेकेशन, एजुकेशन इंक्रीजेस। अब हमारा अभी भी बहुत पैसा बचा हुआ तो हम किस पे फोकस करने लग जाते हैं कि चलो और पढ़ लेते हैं, अपनी और स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, कुछ भी रिक्रिएशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है, पहली चीज़ हमने इनकम पढ़ ली। इनकम में बस आपको इतना याद रखना है कि आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास और किस पे फोकस कर रहे हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, 3 टाइप के लोग हो जाएंगे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हाई वर्थ नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थर्ड क्या हो जाएगा। अब आपको एक हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया, इनकम। इनकम में हम फोकस करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल भी कर सकते हैं आप। स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड वर्कर हो। अगर हम इनकम के बेसिस पे कर रहे हैं, आप लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉलेज स्टूडेंट, एजुकेशन। आप कॉलेज जाते हो या फिर आप इलिटरेट हो या आप स्कूल में जाते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन। द रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड अ स्कूल टीचर वुड ऑल टुगेदर बी डिफरेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास को चाहिए होगा अरमानी सूट, और वेयर एज द अदर वन वुड रिक्वायर अ सूट ऑफ एनी ब्रांड विच इज चीपर। इसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन। अगर आप टीचर हो तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आप एग्जीक्यूटिव हो तो आपकी डिमांड्स अलग होगी। अब आप एग्जीक्यूटिव क्लास के, मान लो आप किसी ऑफिस में मैनेजर हो तो आपको कैसा सूट चाहिए, आपको फॉर्मल सूट चाहिए। ठीक है, अगर आप स्कूल में टीचर हो तो आप थोड़ा सा कैजुअल वियर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सोशल क्लास। सोशल क्लास इंडिकेट्स वंस social position and is objectified through income, occupation and location of the residence। सोशल क्लास कैसे पता चलती है किसी भी इंसान की, कि उसकी सोशल पोजीशन क्या है। अगर हम देखा जाए तो भाई वो कितना कमाता है, काम क्या करता है, रहता कहाँ पर है, इससे क्या होता है किसी भी बंदे की सोशल क्लास पता लगा सकते हो, सोशल पोजीशन पता लगा सकते हो। जैसे मेरी कमाई कितनी है, मेरी ऑक्यूपेशन, मैं सीए हूँ, ये मेरी ऑक्यूपेशन है, मैं रहती कहाँ हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे सोशल क्लास के बारे में आपको बताएगी। अब जैसे पुलिसमैन है, अर्निंग मोर देन अ कॉलेज प्रोफेसर। कॉलेज प्रोफेसर एक पुलिसमैन है और एक कॉलेज प्रोफेसर है, लेकिन जो हमारा पुलिसमैन है वो कॉलेज प्रोफेसर से ज़्यादा कमा रहा होगा। ऑफ कोर्स थ्रू एक्सेप्टिंग अदर टेबल चलान। कैसे कमा रहा होगा पुलिसमैन ज़्यादा कॉलेज प्रोफेसर से, भाई वो अंडर द टेबल चलान्स ले रहा होगा। ठीक है, अंडर द टेबल समझते हो, रिश्वत। ठीक है, जो पेमेंट आप लॉ के अगेंस्ट में जाके लेते हो उसे बोला जाता है अंडर द टेबल चलान्स। ठीक है, अंडर द टेबल पेमेंट्स, अंडर द टेबल वो चलान्स ले रहा होगा। लेकिन जो हमारा कॉलेज प्रोफेसर है उसकी सोशल क्लास क्या होगी, हमेशा पुलिसमैन से हायर होगी। क्यों? क्योंकि उसके एथिक्स बहुत बड़े होते हैं। द सोशल क्लास ऑफ प्रोफेसर विल डिमांड परचेजेस ऑफ आइटम्स एंड प्लेसेस ऑफ परचेजेस डिफरेंट दैट ऑफ अ पुलिसमैन। पुलिसमैन जो चीज़ें डिमांड करेगा और जिस जगह से वो जाके चीज़ें खरीदेगा वो पुलिसमैन से अलग होंगी। ठीक है, प्रोफेसर की अलग होंगी, पुलिसमैन की अलग होंगी। ये होता है सोशल क्लास। पुलिसमैन चाहे पैसे ज़्यादा कमाता हो, लेकिन सोशल क्लास किसकी ज़्यादा होती है, कॉलेज प्रोफेसर की। कॉलेज प्रोफेसर जो है वो अलग आइटम्स डिमांड करेगा, अलग जगह से खरीदेगा एज कम्पेयर टू द पुलिसमैन। देन कम्स बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किस बेसिस पे करेंगे, बिहेवियर के बेसिस पे। ये होता है प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। इसको एक और चीज़ बोलते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन या फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन पीपल्स वैल्यू, नॉट ऑन डिफरेंसेस इन सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स। अब यहाँ पर हम सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा, हमारा एम्फेसिस रहेगा उनकी वैल्यूज़ पे, उनके बिहेवियर पे, उनकी वैल्यूज़ पे, उनके बिहेवियर पे। यहाँ पर हम देखेंगे उनका परचेजिंग बिहेवियर, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई वो ख़रीदने से पहले क्या सोचते हैं, फिर वो कितनी बार एक ही चीज़ को ख़रीदते हैं, वो कितने लॉयल हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। मतलब आप अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे सेल लगी है और अगर आप रेगुलर कस्टमर हो फ्लिपकार्ट के, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट के रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन अमेज़न पे वो चीज़ सस्ती मिल रही है, तो आप क्या अभी भी फ्लिपकार्ट से ही खरीदोगे? कितने लॉयल हो आप फ्लिपकार्ट को लेके। ठीक है, आप क्या बेनिफिट सीख करना चाहते हो, व्हाट बेनिफिट्स दे सीख व्हेन दे बाय। आप कब खरीदते हो, आप सेल में खरीदते हो या फिर आप वैसे ही खरीद लेते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं परचेजिंग बिहेवियर। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम कस्टमर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। तो पहला बिहेवियर किसके बेसिस पे होता है, यूसेज के स्टेटस पे। यहाँ पर हम देखते हैं आप प्रोडक्ट को कितना यूज़ करते हो, ज़्यादा करते हो, कम करते हो, मीडियम करते हो, लाइट, हाई एंड मीडियम यूज़ ऑफ दी प्रोडक्ट। द अदर वे कैन बी आप यूज़र ही नहीं हो,
या आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आप पहली बार यूज़ करने वाले हो, आप या रेगुलर यूज़र हो, या तो आप नॉन यूज़र हो गए कि आज तक यूज़ ही नहीं किया, या आप पहली बार यूज़ करने वाले हो, या फिर आप रेगुलर यूज़र हो। एयरलाइंस फ्रिक्वेंट फ्लायर्स स्कीम्स आर बेस्ड ऑन देयर फिलोसफी। एयरलाइंस में एक स्कीम होती है फ्रिक्वेंट फ्लायर्स स्कीम, वो क्या होती है, इसी बेसिस पे, इसी फिलोसफी पे बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड लॉयल्टी लेवल, आप एक ब्रांड को लेके कितने लॉयल हो, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, सेगमेंटेशन। सेम ब्रांड एवरी टाइम, भाई मैं हमेशा पाउडर यूज़ करना है तो पॉन्ड्स का ही यूज़ करूँगा, आप इतने लॉयल हो पॉन्ड्स की टूवर्ड्स। जैसे ही मैं शैम्पू यूज़ करूँगा तो मैं डव का ही यूज़ करूँगा। हाउ लॉयल यू आर अबाउट अ ब्रांड, आप किसी ब्रांड को लेके उससे कितने लॉयल हो। एक होते हैं हार्डकोर लॉयल, हार्डकोर लॉयल, सेम ब्रांड एवरी टाइम, सेम ब्रांड एवरी टाइम। उसके बाद है सॉफ्ट कोर लॉयल, रॉयल्टी डिवाइड्स बिटवीन 2 और मोर ब्रांड। अगर आप 2-3 ही प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जैसे मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मुझे या तो डेयरी मिल्क चाहिए या किटकैट चाहिए, तो मैं दोनों ब्रांड को लेके क्या हूँ, सॉफ्ट कोर लॉयल। उसके बाद है शिफ्टिंग लॉयल, मैं हूँ ब्रांड स्विचर, मतलब मैं एक महीने तो किटकैट खाती हूँ, फिर नेक्स्ट महीने मैं डेयरी मिल्क खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं मंच खाती हूँ। इट मीन्स दैट आई कीप ऑन शिफ्टिंग, तो मैं कैसी कस्टमर हूँ, शिफ्टिंग लॉयल। उसके बाद है स्विचर, नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस, भाई मेरी कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, मेरा कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कर दूंगी, ठीक है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी आपको नहीं पता, मैं कोई भी ब्रांड खरीद लेती हूँ, मैं इतना सोचती समझती नहीं हूँ, ठीक है। हार्ड कोर लॉयल, उसके बाद पड़ा सॉफ्ट कोर लॉयल, हार्ड कोर लॉयल्स, उसके बाद पड़ा सॉफ्ट कोर लॉयल्स, उसके बाद पड़ा स्विचिंग लॉयल्स, उसके बाद पड़ा स्विचर्स, ठीक है। उसके बाद है बेनिफिट सॉर्ट। नेक्स्ट फोकस क्या हो सकता है, पहला पड़ा यूसेज, उसके बाद पढ़ा हमने लॉयलिटी, ब्रांड लॉयलिटी, उसके बाद है बेनिफिट सॉर्ट। भाई मुझे सिर्फ फोकस है उस बेनिफिट पे जो मुझे उस प्रोडक्ट से मिलने वाला है, ठीक है। द काइंड ऑफ बेनिफिट वन वांट्स टू सी, बेनिफिट सेगमेंटेशन डिपेंड्स ऑन बेनिफिट सॉर्ट इज आइडेंटिफाइबल। आपको पता है कि भाई यहाँ पर ये बेनिफिट मिल रहा है तो आप तभी उसको खरीदोगे। यूजिंग दीज बेनिफिट मार्केटर मस्ट बी एबल टू डिवाइड द कस्टमर इनटू रिकॉग्नाइजेबल सेगमेंटेशन, वन और मोर ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंटेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू द फर्म। एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको। बेकिंग सोडा है, आपको पता है भाई कहाँ यूज़ होगी, बेकरी प्रोडक्ट में, एक यूज़ तो इसका ये हो गया। सेकंड यूज़ क्या है, डिओड्रेंट इन द फ्रिज, फ्रिज में भी बेकिंग सोडा को यूज़ किया जा सकता है। ये हो गई आपके बेनिफिट्स जो आपके प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे आप बेचते हो चॉकलेट, तो आपकी चॉकलेट से क्या क्या फ़ायदा इंसान यूटिलाइज़ कर सकता है, क्या क्या फ़ायदे आप ले सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया बेकिंग सोडा, उसके अलावा बेबी वूल, एक प्रोडक्ट है बेबी वूल, बेबी केयर में भी यूज़ हो सकता है, चाइल्ड केयर में भी हो सकता है, और कॉस्मेटिक यूज़ भी होता है इसका। ये हो गया बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट को आप कितने अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो जाएगा बेनिफिट सॉर्ट। उसके बाद है गोल्ड सिल्वर प्रीशियस स्टोन्स, दिस सेगमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज द एक्चुअल यूज़र और वियरर, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओकेजन क्या है खरीदने का। देखो दिवाली पे हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, होली पे हम कम शॉपिंग करते हैं, शराधों में हम कपड़े नहीं खरीदते, हम नई चीज़ें नहीं खरीदते, तो ये होता है ओकेजन फॉर परचेज। ये भी एक बेसिस है सेगमेंटेशन का। आपने कभी भी नोटिस किया हो तो जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आती है या अमेजन की आती है फेस्टिव सेल्स, वो कभी भी जो वो सेल्स होती हैं वो शराधों में नहीं आती, क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी पता है कि जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे शराधों में नई चीज़ें नहीं खरीदी जाएंगी। नई चीज़ें हम कब खरीदेंगे, जब दिवाली होगी, होली होगी, वेडिंग होगी, कार्ड होंगे, मतलब उनको पता है कि कब क्या बेचना है, उसे कहा जाता है ओकेजन फॉर परचेज। दिवाली पे वो क्या बेच रहे हैं, गिफ्ट बेच रहे हैं, होली पे बेच रहे हैं हम कलर्स, वेडिंग सीजन आ जाता है लहंगा चोली, कार्ड्स का फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, है ना। ये आपको कहा जाएगा, ये हो जाएगा बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, ओकेजन फॉर परचेज। आपने देखा होगा रक्षाबंधन आता है, लोग क्या बेचने लग जाते हैं, राखी बेचने लग जाते हैं। दिवाली आते ही वो जो गिफ्ट पैकेट्स आते हैं वो बेचने लग जाते हैं। होली आते ही लोग कलर्स की मार्केट, इसे कहा जाता है ओकेजन फॉर परचेज के बेसिस पे मार्केटिंग करना। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग, पूरा साल खरीद रहे हैं, क्वार्टरली खरीद रहे हैं, मंथली खरीद रहे हैं, वीकली खरीद रहे हैं, आप कितनी बार एक प्रोडक्ट को खरीदते हो, आप कितने रेगुलर हो उसको खरीदने में, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग। अब जैसे आपको पता है आटा है, सब रोटी खाते हैं, है ना। अब आटा आप कितनी फ्रीक्वेंटली खरीदते हो, 10 दिन में आपका खत्म हो जाता है, 20 दिन में खत्म हो जाता है, आप 10 किलो वाला लेते हो, 20 किलो वाला लेते हो, उसकी बेसिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन इंडिया सम हाउस होल्ड्स हु बाय राइस, यहाँ पे राइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फॉर द होल ईयर। क्या होता है, कुछ हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो जब राइस उगता है ना उसी टाइम पे पूरे साल का लेके खरीद के रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 50 केजीज के बैग्स देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा मंथ के लिए एक बार ले लेते हैं कि भाई 5 किलो एक महीना चल जाएगा, उतना लेके रख लो। तो सेगमेंटेशन करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग भी क्या है, एक बेसिस हो सकता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू बाय, खरीदने की इच्छा। ऐसा नहीं सिर्फ पसंद आ रहा है तो,
आईफोन सबको पसंद आ रहा है बट खरीद सब नहीं पा रहे। खरीदने की इच्छा, विलिंगनेस टू पे, अ फ्यू पीपल माइट नो द प्रोडक्ट, कुछ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, फ्यू नो इट, लोगों को देखो ऐसा होता है। विलिंगनेस टू बाय में आपको देखना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है लेकिन उन्होंने कभी उसे यूज़ नहीं किया होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी है और उन्होंने यूज़ भी किया हुआ। ईच वन ऑफ दीज सेगमेंट्स रिक्वायर अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हर जगह को हर सेगमेंट में अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए होगी। जो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, कुछ लोगों को पता है लेकिन यूज़ नहीं किया या फिर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सीज़न। अब देखो बारिश के सीज़न में अम्ब्रेला बिकेंगी, समर के सीज़न में अलग चीज़ बिकेगी, विंटर के सीज़न में ठंड के कपड़े बिकेंगी। हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एसी फॉर समर्स। एसी सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, गर्मियों में। उसके बाद है ट्राइबल। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल ग्रुप और सोशल कल्चर की बात की जाएगी। अब हमें पता है जो हमारी मम्मियाँ हैं, मासियाँ हैं, बुआ हैं, सारी आंटियाँ हैं, उन्हें क्या पसंद आएगा, सास बहू के सीरियल। ठीक है, पहले वो आधा घंटा नाटक देखेंगी, फिर उसके बारे में 1-1 घंटा फ़ोन पर बातें करेंगी। ये होता है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप। अब आंटियों का सोशल ग्रुप है एक पूरा, उसे बोला जाता है उसे माना जाएगा एक सेगमेंट। और टीवी चैनल्स किस पे फोकस करते हैं, सास बहू सीरियल्स पे, जो आंटियों को अट्रैक्ट करे। ये उनका बिहेवियर समझ चुके हैं वो, है ना। उसके बाद है हमारा बिहेवियल सेगमेंटेशन, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत इजी होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड, इजी टू फाइंड इन द डेटाबेस। बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजीली आप अपने कस्टमर को समझ पाओगे और डाटाबेस भी इसका बहुत आराम से मिल जाता है। एंड द लास्ट सेगमेंटेशन इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पर हम इंसान की एज नहीं देख रहे, जेंडर नहीं देख रहे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे, उसकी लोकेलिटी नहीं दिख रहे, उसका हम बिहेवियर नहीं देख रहे। यहाँ हम उसकी देखेंगे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो सोचता कैसे है। ये नहीं कि वो बिहेव कैसे करता है, वो सोचता कैसा है और उसके सोचने का उसकी परचेजिंग हैबिट पे क्या आता है इम्पैक्ट। अब हमें देखना है कि वो सोचता कैसा है और उसकी परचेजिंग हैबिट का उससे क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इज़ रिलेटेड विद सिमिलैरिटीज़ ऑफ वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल। आप जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, उसके बेसिस पे ही आपके सोच होगी, आपके इंटरेस्ट होंगे, आपकी एक्टिविटीज़ होगी, आपका ओपिनियन होगा। ठीक है, देखिए इट इज़ कंसर्न्ड विद इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़ एंड ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर। 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे आप, इंटरेस्ट क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है एंड ओपिनियन क्या है कंज्यूमर का। कस्टमर चीज़ें खरीदता है किस बेसिस पे, कस्टमर बाय थिंग्स बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है और कंज्यूमर की वैल्यूज़ क्या हैं। पीपल हु थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिमिलर वे विल रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू द मार्केट मिक्स। जो लोग एक तरीके से सोचते हैं वो एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे किस पे, रिस्पॉन्ड करेंगे किस पे, मार्केटिंग मिक्स पे। तो अब हम देखते हैं कंज्यूमर यहाँ पर चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर चीज़ों को खरीदते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर वैल्यूज़। पर्सनैलिटी के बेसिस पे कैसे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, पर्सनैलिटी के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है, एक होते हैं मेन स्ट्रीमर, एक होता है रिफॉर्मर, एक होते हैं एस्पायरर, एक होते हैं सक्सेस अचीवर। ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जो क्राउड से आकर नहीं खड़े होते, जो क्राउड कर रहा है वही वो करेंगे। रिफॉर्मर कौन होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, ये लोग चैरिटी करते हैं और बाइंग प्राइवेट लेबल्स। उसके बाद होते हैं एस्पायरर्स, एस्पायरर्स मतलब यंग, एम्बिशियस एंड कीन टू गेट ऑन एंड बाय द लेटेस्ट डिज़ाइंस एंड मॉडल्स। जिन लोगों को नए डिज़ाइंस खरीदने का शौक होता है, जैसे आईफोन 17 आने वाला है, तो जो लोग आईफोन 17 खरीदना चाहते हैं, यंग हैं, एम्बिशियस हैं और लेटेस्ट डिज़ाइन और मॉडल खरीदना चाहते हैं, वो होते हैं हमारे एस्पायरर्स। उसके बाद होते हैं सक्सेस अचीवर्स, अचीव्ड इन लाइफ, फील नो नीड फॉर स्टेटस सिंबल्स और बॉदर फॉर व्हाट पीपल विल से। ऐसे लोग जो सक्सेस को अचीव करते हैं लाइफ में और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अदर जो पीपल है, अदर पीपल उनके बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इट डजंट मैटर टू देम। ठीक है, कंपनीज मार्केटिंग सिगरेट्स, लिकर, कॉस्मेटिक एंड हाई प्राइस वॉचेस क्रिएट्स अ पर्सनैलिटी फॉर द ब्रांड टू मैच इट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द कस्टमर। वो ऐसे पर्सनैलिटी को लेकर रहेंगे अपनी ब्रांड की एक्टिंग के लिए, ऐसा दिखाएंगे कि भाई सामने वाला कस्टमर उसको मैच करने की कोशिश करे। ठीक है, उसके बाद है हमारा ब्रिग्स एंड मायर्स हैव डेवलप्ड 4 पर्सनैलिटी। देखो एक और तरीका भी है पर्सनैलिटीज़ को डिवाइड करने का, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक है, जो लोग बहुत खुलकर बात करते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो थोड़ा सा कम बोल पाते हैं लोगों में वो होते हैं इंट्रोवर्ट। होते हैं सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, जो लोग दिल से सोचते हैं वो सेंसिटिव, जो इंट्यूटिव मतलब दिमाग से सोचने वालों को बोला जाता है इंट्यूटिव। थिंकिंग एंड फीलिंग, वही जो सोच समझ कर काम करते हैं, जो बस गो विद द फ्लो वाले होते हैं वो फीलिंग। जजिंग एंड पर्सपेक्टिव, जो लोग देखते ही जज कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो समझना चाहते हैं, उसे बोलते हैं परसेप्टिव। ठीक है,
और देखें तो हम देयर आर 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। 2 दिक्कतें पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स से। सारी की सारी ट्रेड्स को मेजर हम नहीं कर पाते हैं, नॉट एबल टू मेजर सच ट्रेड्स इन जनरल पॉपुलेशन। हम इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकते कौन एक्सट्रोवर्ट है कौन इंट्रोवर्ट है, ठीक है। देयर इज नो मीडियम टू एक्सेस पीपल विद अ पर्सनैलिटी ट्रेट। कोई भी तरीका नहीं है ऐसे लोगों को कनेक्ट करने का। बट कंपनीज डू टारगेट पीपल थ्रू देयर एड्स, जैसे लॉरियल एड सेज बिकॉज आई एम वर्थ इट। मतलब जो लोग सेल्फ डाउट करते हैं उनको ये फील कराना कि दे आर वर्थ इट। तो लॉरियल कैसे ऐड करता है, ऐसे लोगों को फोकस करता है लॉरियल जो अपने आप में डाउट करते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट वाले पीपल, उनको फील कराना बिकॉज आई एम वर्थ इट बोल के वो कहना चाहते हैं भाई हाँ आप भी मायने रखते हो, मैं मायने रखती हूँ। ये होता है टारगेट करने का तरीका पर्सनैलिटी के बेसिस पे। इसके बाद है लाइफस्टाइल। आप कैसा लाइफस्टाइल जीते हो, ये भी आपको आपकी लाइफ की तरफ क्या अप्रोच है, ये होता है लाइफस्टाइल, ठीक है। इसमें आपकी 3 चीज़ें देखी जाएगी, AIO एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस रिफ्लेक्ट लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस आपका लाइफस्टाइल बताएंगे, आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच कैसी है, ये होता है आपका लाइफस्टाइल। देखो पीपल को ग्रुप किया जाता है वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं अपने बारे में, ब्रॉड इश्यूज़ के बारे में, और सम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं जैसे कि इनकम एंड एजुकेशन। द मोस्ट पॉपुलर कंज्यूमर लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क इन द सर्वे फ्रॉम SRI कंसल्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए एक कस्टमर लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क किसी ने प्रोवाइड किया है जिसका नाम है SRI कंसल्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कस्टमर को 8 ग्रुप्स में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो इनोवेटर्स जो नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, कुछ होते हैं थिंकर्स जो ज़्यादा सोचते हैं, अचीवर्स मतलब जो लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, एक्सपीरियंसर्स जो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके बाद है बिलीवर्स जो बिलीव करते हैं, उसके बाद है स्ट्राइवर्स जो हमेशा ही उन्हें किसी न किसी चीज़ की भूख रहती है, कुछ नया सीखने की भूख रहती है, उसके बाद है मेकर जो नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, उसके बाद है सर्वाइवर जो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल लाइफ चाहते हैं, सर्वाइव करेंगे, खाना खाया, पैदा हुए और मर गए, वो होते हैं सर्वाइवर्स। अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ कस्टमर इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने के लिए हमें कस्टमर का एक बहुत ही डिटेल प्रोफाइल जानना पड़ता है, उसके लाइफस्टाइल को समझने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रोफाइल चाहिए होता है। कितना रह गया देखें एक बारी, बस हो गया, लास्ट पेज पे हम। दिस इज वैल्यूज़ कि इंसान की वैल्यूज़ ही बताती हैं उसका वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में उसकी वैल्यूज़ ही बताती हैं आपकी रियलिटी क्या है लाइफ की। इट टेल्स अबाउट रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। 9 बेसिक वैल्यूज़ होती है, 9 बेसिक वैल्यू होती है। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है एक्साइटमेंट, फन एंड एन्जॉयमेंट इन लाइफ, लाइफ में क्या एंजॉय करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, हैविंग वार्म रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हो लाइफ में या नहीं चाहते हो, सेल्फ फुलफिलमेंट, आप खुद में सेटिस्फाइड फील करते हो या नहीं करते हो, उसके बाद है सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, आपको लोगों के साथ, चीज़ों के साथ अपनापन फील होता है या नहीं होता, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जब आप काम को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक फीलिंग आती है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। उसके बाद होता है मोटिव्स एंड हॉबीज़, आपका लाइफ में मोटिव क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, ये होती है अलग अलग हॉबीज़ होना। उसके बाद है नॉलेज, आपको किस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करी गई है, उसके बेसिस पे भी आपके क्या होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। बीइंग वेल रिस्पेक्टेड, आप जैसे चाहते हैं कि भाई मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट किया जाए, वो भी एक क्या है, बेसिक वैल्यू है, ठीक है। ये हो गए बेसिस ऑफ हमारे सेगमेंटेशन। हमने कितने टाइप के बेसिस पढ़े हैं, 5 टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं। फिर उन 5 टाइप में अलग अलग बेसिस क्या होते हैं सेगमेंटेशन के। जो हमारे सेगमेंटेशन के वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रायर वेरिएबल, हमने इतने सारे वेरिएबल पढ़े ना, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिकल, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्किल्स, इतने सारे पढ़ के आए अभी ऊपर। वो क्या होते हैं, आधे प्रायर होते हैं और आधे क्या होते हैं, पोस्ट होक वेरिएबल। प्रायर पे हम क्या फोकस करेंगे, ये होते हैं आइडेंटिफायर वेरिएबल, इसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे कस्टमर कौन है, हु दे आर। पोस्ट होक वेरिएबल में हम देखते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल, व्हाट दे आर, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर ये सिचुएशन हो गई तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, व्हाट दे आर। ये सेगमेंटेशन किसके बेसिस पे होता है, एज, सेक्स, एजुकेशन, ये सब क्या है हमें ऑलरेडी पता होता है। एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, हमें पता है वो स्कूल जाता है या फिर वो कॉलेज जाता है। उसके अलावा क्या हो गया हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये क्या होगा, कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा,
हमारे प्रोडक्ट को देख के कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे हमारा था सेगमेंटिंग एयरलाइन पैसेंजर ऑन बेसिस ऑफ प्राइस वर्सेस पंक्चुअलिटी। 2 टाइप के कस्टमर्स आते हैं एयरलाइन वालों के पास, एक होता है प्राइस के बेसिस पे, एक होता है पंक्चुअलिटी के बेसिस पे। अगर मुझे 10 बजे जाना है तो मैं 10 बजे ही जाऊँगा, चाहे फ्लाइट 10,000 की हो चाहे 20,000 की हो। ये होती है पंक्चुअलिटी, ठीक है। ये होता है कस्टमर का रिएक्शन टूवर्ड्स द टाइमिंग ऑफ द फ्लाइट की टाइमिंग की तरफ उसका कैसा रिएक्शन है। अगर वो देख रहा है कि भाई रात के 4 बजे की फ़्लाइट 4,000 में मिल रही है और सुबह अगर मुझे 10 बजे पहुंचना है, मैं आज रात को ही फ़्लाइट ले लूँगा क्योंकि फ़्लाइट सस्ती मिल रही है। ये होता है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब आपको देखना है आपका कस्टमर कैसा है, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, इसको बोलते हैं पोस्ट होक वेरिएबल। रिस्पॉन्स हमेशा बाद में आता है, इसलिए होता है पोस्ट मतलब बाद में, प्रायर मतलब पहले, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट होक वेरिएबल, ठीक है। इधर से आपका MCQ बन सकता है, प्लीज़ फोकस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेशन नंबर 2 ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन और बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ वेट फॉर द सेशन नंबर 3।